मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? अच्छा जी, बैठ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? इब्तिसाम। इब्तिसाम जल्दी से बताओ, हमने क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन? इनकम टैक्स एक्सक्लूड करना है और इंटरेस्ट एक्सक्लूड करना है। जैसे ही हमारा बच्चा बैठा हुआ, क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? जी हमाद। इंटरेस्ट क्यों एक्सक्लूड करना है? बिल्कुल सही, जब डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। डबल इम्पैक्ट आ जाएगा, अगर इंटरेस्ट की अमाउंट भी माइनस कर दो और फिर डिस्काउंटिंग भी कर दो तो एक चीज दो दफा इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ये जो हमारे टोपी वाले भाई बैठे, मजीद दो चीजें इन्होंने बता दी, इंटरेस्ट और इनकम टैक्स। बाकी ठीक है, फ्यूचर ओवरऑलिंग और उसके नतीजे में मिलने वाले एडिशनल इनफ्लोज भी आपने नहीं लेने, क्योंकि हम एसेट की उसी स्टेट में इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं जिसमें वो मौजूद है। ठीक है जी, अदरवाइज फिर कोई भी एसेट इम्पेयर्ड नहीं होगा अगर हम ये चीज अलाउ कर दें कि फ्यूचर ओवरऑलिंग भी आप ले सकते हो और उसके इनफ्लोज भी ले सकते हो, फिर कोई एसेट इम्पेयर्ड नहीं होगा। वो कोने में जो भाई बैठा है जी। और इसके अलावा कौन से रिसीवेबल्स और कौन से पेबल्स? वेरी गुड सर, जो पास रिसीवेबल्स और पेबल्स हैं उनको हम वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में कंसिडर इसलिए नहीं करते हैं कि उसके लिए एसेट ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है, पास्ट के कैश फ्लोज है, वो फ्यूचर के कैश फ्लोज नहीं है। ऐसा है ना सर? अच्छा जी, अभी आजकल तुम लोग FAR 1 में आकाश के साथ जो है वो कैश फ्लोज देख रहे हो, और आज शायद उससे तुम्हें डिस्पोजल पढ़ाया होगा। अच्छा, डिस्पोजल के साथ साथ तुम्हें ये तो पता ना कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है लेकिन कैश फ्लो नहीं है। ये तो पता ना सबको, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है लेकिन कैश फ्लो नहीं है। वैल्यू न्यूज किस चीज की प्रेजेंट वैल्यू है? कैश फ्लोज की। उसमें कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं आना चाहिए जो कैश बेस्ड ना हो। ठीक है जी, तो याद रखिएगा हमारे पास जो 7वां पॉइंट है वो क्या है? डेप्रिसिएशन हम कभी भी वैल्यू न्यूज की कैलकुलेशन में नहीं डालते क्योंकि वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ऐसा? अच्छा जी, अब एग्जामिनर को एक बात पता है कि इन बच्चों ने ये याद किया हुआ है कि कौन कौन से कैश फ्लो नहीं लेने। अब आपको छेड़ना शुरू करता है, वो कहते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंस लेना नहीं लेना? लेना है ना? क्या मैंने 6 में बताया मेंटेनेंस एक्सपेंस का? नहीं ना। इसके अलावा जो भी नाम आएगा वो क्या करना है आपने? कैश फ्लो का पार्ट बनाना है। ठीक है जी, रिपेयर एक्सपेंस लेना है सर, बिल्कुल लेना है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस सर, बिल्कुल लेना है सर। ठीक है जी, फ्यूल एक्सपेंस सर, बिल्कुल लेना है। देखो कंफ्यूजन कोई नहीं क्रिएट करनी, जितने कैश फ्लो थे सब लेने हैं सिवाय इन सात की। पक्का जी? अच्छा जी, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये सवाल करने के लिए दिया था, करवा दूं या ये सीधा सा एक सवाल है? हो गया था ना? हो गया था, चलो जी। तो जब हो गया तो फिर हम उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा जी, प्यारे बच्चों, मैं आपको दे रहा हूं एक छोटा सा क्वेश्चन, खुद यही हम डेवलप करेंगे और फिर हम एक पास पेपर का सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा, क्या हमने फेयर वैल्यू को डिस्कस कर लिया? हाँ, फेयर वैल्यू इज दी बिड प्राइस। ऐसा? ऑफर प्राइस फेयर वैल्यू, FBR की तरफ से बताई गई वैल्यू फेयर वैल्यू, फोर्स्ड सेल्स वैल्यू फेयर वैल्यू, सर रिप्लेसमेंट वैल्यू फेयर वैल्यू, सिर्फ एक फेयर वैल्यू कौन सी? बिड प्राइस। क्रिस्टल क्लियर कर दिया हमने इसको। ठीक है जी, क्या हमने वैल्यू न्यूज को देख लिया? Yes, sir. Value news is the present value of all cash flows from the use and disposal of asset. ऐसा? और इसमें क्या क्या चीजें एक्सक्लूडेड है? इंटरेस्ट, टैक्स, पास्ट पेबल्स, पास्ट रिसीवेबल्स, फ्यूचर ओवरऑलिंग के नतीजे में मिलने वाले एडिशनल इनफ्लोज एंड एनी नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है जी, फिर हमने दो चीजें तो देख ली, एक चीज अभी तक हमने नहीं देखी, वो क्या है? व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट टू सेल? ठीक है जी, हमने अभी तक कॉस्ट टू सेल पे कोई बहस नहीं की है। आज हम कॉस्ट टू सेल पे बहस करेंगे, और आज हमारा ये स्टैंडर्ड, सिर्फ एक चीज को इग्नोर कर दो तो ये स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब हमने इसके बाद करने हैं पास पेपर्स। ठीक है जी, देखो मैं ना थोड़ा सा इस हिसाब से चलता हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट सारे पहले दे दूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम पास पेपर्स करेंगे, चीजें करेंगे ना, तो चीजें आपको सेंसिबल लग रही होंगी। दूसरी अप्रोच ये होती है कि मैं तुम्हें पास पेपर का सवाल पहले हाथ में देता तो पेपर तुम्हारे हाथ में आ जाता। ठीक है जी, वो तुमसे सवाल सॉल्व नहीं होता। अभी ये चीजें कराते जा रहा हूं मैं, ये देखते जाना साथ साथ में। सबसे मुश्किल स्टैंडर्ड पता कौन से होते हैं? वो जो तुमने शुरू में पढ़े होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम रिवीजन नहीं करते उसका। अच्छा, कि आसान चीजें होती हैं। लास्ट टाइम का इम्पेयरमेंट का सवाल 8 नंबर का सवाल है, मैं तुम्हें कल क्लास में कराऊंगा, तुम देख लेना उसमें क्या था।
अभी तुम्हें 5 क्लासेस नहीं हुई तुम्हारी और तुम वो उठा के सॉल्व कर सकोगे आराम से, लेकिन बच्चों से, अच्छे खासे बच्चों से नहीं हुआ हैंडल, क्योंकि चीजें ही रिकॉल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है जी। हाँ जरा सर कॉस्ट टू सेल पे हम एक बात करते हैं। अज्यूम करें सर मेरे पास ना कंपनी में 5 एसेट्स पड़े, 1 2, फिर ये एक लाल वाला एसेट है, फिर ये बाकी 2, ये ग्रीन वाला एसेट है। ठीक है, गौर से देखना, मेरे पास ये एसेट है, इसको मैं सोच रहा हूं बेच दूं। क्या करूं? बेच दूं। इसको मैं यहां से उठाऊंगा और लेके जाऊंगा कहां पर? मार्केट। कहां लेके जाऊंगा सर मैं इसको? मार्केट। सर ये हमारी मार्केट है, यहां लेके जाऊंगा। मार्केट में ले जाते हुए मुझे खर्चा करना पड़ेगा, कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ऐसा ट्रांसपोर्ट करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है जी। जब मार्केट पहुंचा ना, और सुनना, तो अच्छा इस एसेट को चलाता था हमारा एक एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉयज चलाते थे। ठीक है जी, 2 एम्प्लॉयज उसको चलाते थे, इनफैक्ट 3 एम्प्लॉयज उसको चलाते थे इस मशीन में। इसका नाम था वेणुगोपाल, इसका नाम था अय्यर, और भी थे ना 3 4, क्या था? मुत्तुस्वामी, यह मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल, अय्यर। ठीक है जी। ये 3 इसको मिलकर चलाते हैं इस मशीन को, और हमने इन तीनों को यतीम करने का फैसला कर दिया। हमने कहा यार ये मशीन हम उठा के बेच रहे हैं, और कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? हम मार्केट लेके जा रहे हैं। ठीक है जी। नाम बताते बताते हम मार्केट पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। अब सुनिएगा दोस्त, मार्केट में जब हम लेके गए ना, तो हमने इसको बेचने की कोशिश की। हमारा एक और एम्प्लॉय है, ठीक है जी, अब उसको कोई और नाम दे देते हैं, से इसका नाम है मिस्टर ए। ठीक है जी। और एक और बंदा है जो ब्रोकर है। ये 2 लोग हैं, ये मेरा एम्प्लॉय है, ये मेरा एम्प्लॉय नहीं है, बाहर का बंदा है। ठीक है जी। तो वो पूरी एक लिस्ट है, उसको एक एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा मैं, ताकि तुम्हें बाद में चीजें याद करने की, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़े। 3 एम्प्लॉयज एक मशीन को ऑपरेट करते हैं। हमने सोचा इस मशीन को उठा के बेच देते हैं, मशीन उठा के हम लेके जाएंगे मार्केट में बेचने के लिए जब गए, तो हमारा एक एम्प्लॉय हमारे साथ था जिसका नाम था मिस्टर ए, और एक ब्रोकर हमने पकड़ लिया जो हमें हेल्प करेगा किसमें? बेचने में। अच्छा ये दोनों बंदे ना हमें बायर ढूंढने में हेल्प कर रहे हैं, एक हमारा एम्प्लॉय है और एक हमारा जो है वो ब्रोकर है। एम्प्लॉय को हमने कहा भाई तेरी एक मंथली सैलरी हो तो तुझे मिलता ही है, एक जो तेरी मंथली सैलरी है वो तुझे मिलती है, तो तुझे इस काम के हम कोई एडिशनल पैसे नहीं देंगे। उसने कहा सर फिर मैं काम ही नहीं कर रहा, मुझे काम करने के पैसे मिलते हैं ना, इस काम के थोड़ी पैसे मिलते हैं, मुझे इस काम के क्या मिलने चाहिए? एडिशनल पैसे मिलने चाहिए। तो हमने इससे एग्री किया कि हम तुम्हें 20,000 रुपए पे करेंगे। कितने? 20,000। ब्रोकर से हमने कहा अगर आप हमें एसेट बिकवा के दे दे तो हम आपको 50,000 रुपए पे करेंगे। एसेट ट्रांसपोर्ट करके हम यहाँ लेकर आए, इसमें हमारा 10,000 का खर्चा आया। बताओ तक कितने खर्चे हो चुके? 3 खर्चे हो चुके हैं। तो एसेट हम ले आए मार्केट तक, बेचने के लिए हमने अपने एम्प्लॉय को 20,000 दिए, और बेचने के लिए हमने अपने ब्रोकर को भी 50,000 रुपए दिए। ठीक है जी, दोनों को हमने पैसे दिए। सर इन लोगों ने ये एसेट बिकवा दिया, ये एसेट बिकवा दिया। जब ये एसेट बिका तो सीधी सी बात है सर, एक पूरा लीगल प्रोसेस होगा, एक डॉक्यूमेंट बनेगा। एक डॉक्यूमेंट बना सर, किसका? जिसको क्या कहते हैं हम? सेल डीड। क्या कहते हैं? सेल डीड। ये डॉक्यूमेंट हमने बनवाया, तो हमारा इस पे खर्चा आया, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। खर्चा आया हमारा सर 5,000 का, डॉक्यूमेंट बन गया। ठीक है जी। और डॉक्यूमेंट बनने के बाद हमने इसको एक लीगल एडवाइजर को दिया। किसको दिया? हमने कहा चाचा ये डॉक्यूमेंट तो हमने मार्केट से बनवा लिया है, आप इसको चेक करो, कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे चीजें बेच के। ये तो ना, ये नहीं हो कि बाद में कोई ऐसे क्लॉज इसमें डल जाए कि 3 साल बाद ये मशीन वापस लेकर आ जाए और हमारे सर पे खड़ा हो जाए कि पैसे वापस करो। तो इसको जरा रीड कर लें इस डॉक्यूमेंट को। किससे रीड करवा रहा हूं मैं? लीगल। तो सर मैंने उसको लीगल चार्जेस पे किए सर, 5,000 रुपए लीगल चार्जेस हो गए। डन हो गया, सेल डीड बन गई। कस्टमर को हमने एसेट पकड़ाया, सेल डीड पे साइन लिए। सेल डीड पे साइन होने के बाद कस्टमर ने कहा सर ये थाने में जाके जमा करा दें। मैंने कहा थाने में जमा करा दें? सेल डीड थाने में जमा होती है? उसने कहा जी सर, हमारे इस इलाके का रूल है कि कोई बड़ा एसेट खरीद परचेज होती है तो क्या होता है, जो सेल डीड होती है वो थाने में जमा होती है। हमने कहा अच्छा यार, हमने तो कभी नहीं सुना ऐसा। उसने कहा सर यहाँ होता है ऐसा। इसको क्या कराएं जाके? इस सेल डीड को रजिस्टर करा ले।
इस पे तकरीबन 4,000 रुपए का खर्चा, ऐसे 8,000 रुपए का खर्चा आएगा। अब बताओ क्या क्या हो चुका है। एसेट मार्केट तक लेके गए, 10,000 का खर्चा आया, ठीक है जी। अपने एम्प्लॉय को ब्रोकरेज पे की, एक बाहर के बंदे को ब्रोकरेज पे की, ठीक है जी। लीगल एक वो डॉक्यूमेंट बनवाया हमने, सेल डीड, उसके चार्जेस लगे। लीगल एडवाइजर को दिखाया कि सेल डीड सही है या नहीं। अच्छा, लीगल एडवाइजर उस सेल डीड को पढ़ता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नहीं सुन, नहीं पता, इसको हम कहते हैं वेटिंग। वेटिंग का मतलब क्या होता है, इंदा के बाद ये वर्ड सुनो। इसका मतलब क्या है कि एक लीगल एडवाइजर आपके एक डॉक्यूमेंट को आपके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए, कि कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए, वो उसको रीड करे और उसको ऑथेंटिकेट करे कि हाँ ये बिल्कुल सही बना हुआ। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेटिंग, लीगल वेटिंग, ठीक है जी। तो हमने सर ये डॉक्यूमेंट वेट करवा लिया, कितना खर्चा आया इसमें हमारा, 5,000 का। फिर हमने थाने में जाकर इसको रजिस्टर भी करवा लिया, कितने में, सेल हो गई कंप्लीट। सेल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम वापस आए अपने ऑफिस में, वापस आए तो हमारा इंतजार कौन कर रहा है, सर वेणुगोपाल अय्यर, ठीक है जी। वेणुगोपाल को हमने कहा भाई तू तो फारिग, तुम फारिग, जब ये एसेट खत्म तो तुम क्या करोगे, भागो यहाँ से। इसने कहा सर ये कोई इंसानियत नहीं है, रमजान का महीना है, आप ऐसे भगा रहे। हमने कहा चल यार ये ले 15,000 रुपए तू रख अपने पास, ठीक है जी, राशन वाशन डलवा लेना, चला गुजारा कर जब तक तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, ठीक है जी। अय्यर और मुत्तु स्वामी की ये बात सुन के ना हालत खराब है। अय्यर को हमने कहा यार तुम एक जबरदस्त इंसान हो, तुम्हें हम रीट्रेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रीट्रेन कर रहे हैं, तुम्हें हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें रीट्रेन करना पड़ेगा, कुछ तुम्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसने कहा निकाल तो नहीं रहे हो ना, मैंने कहा नहीं। मुत्तु स्वामी को हमने कहा हम तुम्हें भेज रहे हैं अपने दूसरे ऑफिस, ठीक है जी, तुम्हें रीलोकेट कर रहे हैं। रीट्रेन पे हमारा खर्चा आएगा 5,000 का, और इसको रीलोकेट करने पे, लाहौर भेजने पे हमारा खर्चा आएगा 6,000 रुपए का। और वेणुगोपाल को हमने क्या कर दिया, फारिग कर दिया। अब जब ये एसेट बिक गया तो जगह खाली हो गई, खाली हो गई। अब 2 मशीनें इधर पड़ी हैं, 2 उधर पड़ी हैं। हमने कहा जरा फासला कम कर दो, करीब करीब कर दो इनको। हमने पूरा प्रोसेस क्या कर दिया, रीऑर्गेनाइज। ये 4 मशीनें हमने फिर कैसे रख दी, ऐसे रख दी, रख के भी दिखा देता हूं आपको ताकि आपको याद रहे। ये 4 मशीनें वैसे आगे, बीच वाली उड़ गई बीच में, डन। इस पे हमारा खर्चा आया कोई 3,000 रुपए का। खर्चे पे खर्चा हो रहा है, मशीन बिक रही है, बहुत सारे खर्चे हो चुके हैं। इतने में किसी ने हमें कहा सर मार्केट में ना लोग गालियां दे रहे हैं आपको। हमने कहा क्यों भाई, गालियां क्यों दे रहे हैं। उसने कहा लोग कह रहे हैं इन्होंने मशीन बेच दी, कल इनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। मैंने कहा ये तो सोचा ही नहीं, ये तो सोचा ही नहीं। अब एक काम करते हैं, एक ऐड देते हैं, मार्केटिंग करते हैं कि हम भाई यहीं खड़े, कहीं नहीं भाग रहे हैं, ठीक है जी। हम मार्केटिंग करते हैं, इमेज रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, अपनी जो इमेज खराब हुई है उसके लिए मार्केटिंग करते हैं, रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। 6,000 रुपए के हमने ऐड दे दिए, ठीक है जी। 6,000 रुपए के हमने टीवी में ऐड दे दिए, हम अभी भी खड़े हैं, ठीक है जी। करके कोई हमने वो दे दिया, आज भी हम कायम दायम में, और ये हमारा प्रोडक्ट आने वाला है। इतना सारा खर्चा हो चुका है इस मशीन को बेचने पर। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है, तसल्ली से बैठो और देखो कि इसमें से क्या क्या चीजें कॉस्ट टू सेल में आती हैं और क्या क्या नहीं आती। इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली चीजें आपको एग्जामिनर पूछ नहीं सकता। मैंने सारी चीजें डाल दी जो पॉसिबल हो सकती है। स्टैंडर्ड पता है कॉस्ट टू सेल के बारे में क्या कहता है, क्या होता है कॉस्ट टू सेल, वो जरूरी इंक्रीमेंटल खर्चे, वो जरूरी इंक्रीमेंटल खर्चे जो एसेट को बेचने के लिए करने हैं, जरूरी भी हो, इंक्रीमेंटल भी हो। इंक्रीमेंटल का क्या मतलब है, वो जो बंदा खड़ा है हमारा एम्प्लॉय जिससे हमें 20,000 रुपए लिए, अगर हम उसको 20,000 नहीं देते, इसे ऐसी सैलरी में काम करवाते, तो हम कहते हैं हमने कोई एडिशनल या इंक्रीमेंटल अमाउंट इसको पे नहीं किया। तो बताओ कॉस्ट टू सेल क्या है, इंक्रीमेंटल नेसेसरी कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, इंक्रीमेंटल नेसेसरी कॉस्ट टू सेल द एसेट। आसान भाषा में वो सारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो एसेट बेचने के लिए जरूरी है। अब आओ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बताओ ट्रांसपोर्टेशन एसेट बेचने के लिए जरूरी है, तो मैं इसको इस कलर से हाईलाइट कर रहा हूं कि ये कॉस्ट टू सेल में आएगा। उड़ के तो नहीं जाएगा ना एसेट, लिख ही जाएंगे। फिर हमने सर अपने एम्प्लॉय को ब्रोकरेज पे की, क्या ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, जी सर। क्या ये नेसेसरी कॉस्ट है, हाँ सर, अदरवाइज वो काम नहीं करता। तो सर ये हमारी नेसेसरी कॉस्ट आ गई। इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन एक कॉस्ट हो गई जो कॉस्ट टू सेल में आनी चाहिए। नंबर 2 ब्रोकरेज हो गई, जो आप इवन अपने इंटरनल एम्प्लॉय को पे करें या
एक्सटर्नल बंदे को पे करें, डजंट मैटर, लेकिन पैसे होने चाहिए एडिशनल। एम्प्लॉय अगर आपका अपना है तो उसको सैलरी जो मिल रही है वो नहीं, इसके लिए क्या मिलनी चाहिए, एडिशनल पैसे। अब बताओ क्या क्या चीज कॉस्ट टू सेल में आ चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज चाहे एम्प्लॉय को पे करें चाहे हम किसी एक्सटर्नल पार्टी को पे करें, इंक्रीमेंटल होनी चाहिए। डन। फिर हम आते हैं जनाब किस पे, सेल डीड पे। सेल डीड बनाना जरूरी है। हाँ सर, हमारा ये कस्टमरी प्रैक्टिस है कि हम सेल डीड के बगैर चीज नहीं बेचते। जुबान वाला मामला खत्म हो चुका है दुनिया में, कागज से कार्रवाई करनी। एक चीज याद रखना, आज मैं आपको मतलब $1 मिलियन मशवरा दे रहा हूँ, और ये मशवरा मैं नहीं दे रहा है, मशवरा अल्लाह आपको दे रहा है, ठीक है जी। जब दो लोगों के बीच में मामलात हो ना, लेन देन हो, पैसे का उधार दिया हो, बिजनेस करना हो, उसको लिख लिया करो। डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी है, कुरान की आयत में लिखा है। कुरान की सबसे बड़ी आयत, ना नमाज पे, ना रोजे पे, ना गुनाहों पे, ना जन्नत पे, ना दोजख पे, दो लोगों के बीच के मामले पे, माली मामलात पे। कुरान की सबसे बड़ी, सबसे लेंदी आयत में लिखा है कि जब दो लोग कारोबार करें या उधार दें एक दूसरे को, तो गवाह बना लें और लिख लें उसको, ठीक है। ये मफहूम मैंने आपको बताया, ठीक है जी। तो लिखना पढ़ना बिल्कुल एक सही बात नहीं। आप भरोसा नहीं कर रहे, जुबान की वैल्यू नहीं है कोई वैल्यू। जब अल्लाह बोल रहा है लिख लो, तो फिर उसके बाद क्या मखलूक की कोई उससे ज्यादा वैल्यू है क्या, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस क्या है जनाब, जरूरी है। फिर लीगल चार्जेस जरूरी है। हाँ, आजकल के दौर में लीगल चार्जेस जरूरी हैं, ठीक है जी। आजकल हम ये नहीं कर सकते कि मार्केट से एक डॉक्यूमेंट उठाया और उसी पे साइन कर दिए दोनों, नहीं, लीगल वेटिंग करवाना जरूरी है। फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, हाँ सर, उसने बोला कि थाने में रजिस्टर करवाना लाजमी, ऑप्शनल होता तो फिर नहीं लेता मैं कॉस्ट टू सेल में, लेकिन रजिस्ट्रेशन क्या इधर जरूरी है। अब तक बताओ क्या क्या चीजें देख ली, ट्रांसपोर्टेशन, फिर ब्रोकरेज, इवन पेड टू एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, बट इट शुड बी इंक्रीमेंटल, इट शुड बी इंक्रीमेंट। फिर लीगल चार्जेस, फिर सर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, लीगल चार्जेस एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। फिर हम वापस आए कंपनी, अब एसेट बिक चुका है, इसका मतलब आगे जो भी खर्चे होंगे वो खर्चे जरूरी नहीं थे। आपने वेणु गोपाल को कहा भाई भाग जाओ 15,000 रुपए लेके, ये जरूरी खर्चा नहीं है, ठीक है जी। ये जरूरी, ये एसेट को बेचने का खर्चा नहीं है, ये उसको बेचने के बाद जो लोग आपने रखे हुए आप नहीं निकाले, उसको चलाते रहे। अगर आप उसको निकालते, इस कॉस्ट को कहते क्या है, इस कॉस्ट को कहते हैं रिडंडेंसी कॉस्ट। क्या कहते हैं, रिडंडेंसी कॉस्ट का वर्ड आइंदा के बाद सुनो तो इसका मतलब क्या, जब किसी एम्प्लॉय को निकालो तो जो कॉम्पनसेशन पे करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिडंडेंसी कॉस्ट। सर क्या रिडंडेंसी कॉस्ट रेलेवेंट है कॉस्ट टू सेल में डलनी चाहिए, नहीं, क्यों सर, ये जरूरी थोड़ी है, आप चलाते हैं वेणु गोपाल को, एसेट को बेचने का इससे कोई ताल्लुक थोड़ी, आप नहीं करते। फिर दूसरा रीट्रेनिंग कॉस्ट, नहीं सर, ये कुछ जरूरी थोड़ी है कि आप एसेट बेचेंगे तो लोगों को रिट्रेन करेंगे, निकाल दें, ठीक है जी। फिर रीलोकेशन कॉस्ट, नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है, ये तो एसेट बेचने के खर्चे थोड़ी हैं, ये तो आप एम्प्लॉइज को रिटेन करने के खर्चे कर रहे हो, ये एसेट बेचने के लिए जरूरी थोड़ी था। फिर मार्केटिंग कॉस्ट, नहीं सर, गंदे रहे, किसने आपको कहा आप जाके अपने आप सफाइयां पेश करें, ठीक है जी, एसेट बेचने के लिए जरूरी थोड़ी है। फिर सर रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है, एसेट को फासले से रखें, ये तो आप एसेट बेचने का खर्चा थोड़ी है, ये तो अपने प्रोसेस को मजीद तरीके से लेकर ऑर्गेनाइज करने का खर्चा है, तो ये भी नहीं आना चाहिए। एक अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने 4 खर्चे टेस्ट कर लिए, लोगों की हालत खराब होगी, याद ही नहीं आ रहा है कि ये लेना है या नहीं लेना है। कुछ होशियारों ने सब ले लिए, इससे फायदा क्या हुआ, जो सही थे वो तो सही हो गए, जो गलत थे उसका एक आध नंबर कट गया, ठीक है जी। तो किसी ने कोई नहीं लिया तो सारे नंबर गए। तो जब एग्जाम में कुछ समझ ना आ रहा हो, समझ आई, लेकिन अब ये पहले देख लो, ठीक है जी। अब बताइए हमारे पास कौन कौन सी कॉस्ट है जो कॉस्ट टू सेल में जाएगी, कौन कौन सी कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन है, ब्रोकरेज कॉस्ट है, लीगल चार्जेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, ये 4-5 चीजें याद रहेंगी। जो नई जाने वाली कॉस्ट है ना, उस पर ख्याल रखना। नई जाने वाली कॉस्ट कौन सी है सर, हमारे पास एम्प्लॉयज को रिडंडेंट करने की कॉस्ट, रिडंडेंसी कॉस्ट, रीट्रेनिंग कॉस्ट, रीलोकेशन कॉस्ट, आपकी रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट, ये हमारे कॉस्ट टू सेल में नहीं आती है, ऐसा है।
पूरा डायग्राम कॉपी कर लो शायद। हाँ कॉपी करो तो क्या करोगे और? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बनाओ, जो अल्फाज लिखने वो लिख दो, खत्म। ये चीजें याद रखने के लिए तुम लोगों को जरूरी है। ड्राइंग नहीं बनाओ भाई। देखो जो चीजें एक एग्जाम के सवाल में आ सकती हैं वो हमने लिख दी, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही चीजें। अब एक बंदा कहे जी हम रास्ते में 2 बसें चेंज करेंगे, एक मजदूर आएगा वो एसेट को उठाएगा, उठाने का खर्चा अलग होगा, रखने का खर्चा अलग होगा, तो वो सारे खर्चे भी जरूरी हैं तो नहीं। लेकिन तुम्हारे लेवल पर इतनी ज्यादा नेटिग्रिटीज में एग्जामिनर जाता नहीं है। बेचने तक की कॉस्ट नहीं है आप कह लो। जी बेटा, रीट्रेनिंग, रीलोकेशन, रिडंडेंसी कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, ठीक है जी। और हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। रिडंडेंसी कॉस्ट का मतलब होता है जब आप एम्प्लॉय को निकाल देते हैं तो उसके बाद आप उसको एक कॉम्पनसेशन पे करते हैं। देखो रीट्रेन करने का मतलब होता है, एक एआरटीटी की 2 ब्रांचेस, एक लाहौर में, कराची में। एक बंदा यहाँ मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, हमने कहा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हम बंद कर रहे हैं, तो उसको हमने ट्रेनिंग दी, अकाउंटिंग का टीचर बना दिया। ये क्या है? ये रीट्रेनिंग है, ठीक है जी। हमने उसको कहा नहीं तुम एक काम करो, यहाँ इकोनॉमिक्स बंद कर रहे हैं, लाहौर में चलेगा, आप लाहौर चले जाओ, हमारी तरफ से खर्चा आपको दे देना लाहौर पहुंचाने का। ये क्या है जनाब? रीलोकेशन कॉस्ट। दोनों नहीं आएगी, ठीक है जी। नहीं, डिसमेंटलिंग अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया, थोड़ा सा आगे जाके पहले पूरा डिसमेंटलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन फिर इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी आ रहा है, 2 चीजें और नहीं लेंगे, इंटरेस्ट और टैक्स थोड़ा सा आगे बता दें, ठीक है जी। आपकी बुक है? हाँ बिल्कुल है, आपको मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर में मिल जाएगी और हार्ड कॉपी में भी आपने लेना है तो ले लेना। सर अगर कंपनी के एक एम्प्लॉय इसी पर्पस के लिए हायर किया हो, सैलरी इंक्रीमेंटल नहीं हो, तो कॉस्ट टू सेल में, अगर एक बंदे को तुमने, देखो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी कौन होगा जो एक ट्रांजैक्शन के लिए एम्प्लॉय को हायर करे कि हम ये एसेट बेच रहे हैं, आप हायर हो जाए और फिर हम आपको निकाल देंगे। इस तरह के बंदे को एम्प्लॉय नहीं कहते, ठीक है। ये इस तरह का बंदा कंसल्टेंट हो सकता है कि आप उसको ट्रांजेक्शन के लिए इंगेज करें और उसको पैसे दे दें और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो तो वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, ठीक है जी। इसको एम्प्लॉय नहीं कहना चाहिए, ठीक है जी। एक ब्रोकर अपने बिजनेस में यूज होने वाला एसेट सेल कर दे, ये थोड़ा सा जो है वो मतलब इस तरह के सवाल कि अगर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। एक बंदा कह रहा है अगर एक ब्रोकर अपना एसेट बेचे हो तो किसी को ब्रोकरेज नहीं पे करेगा, तो नहीं होगी ब्रोकरेज, ठीक है जी। अच्छा हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी चीज और डिस्कस करते हैं, गौर से देखना। सुनो, आप एक एसेट बेचते हो, एसेट 1, अच्छे तरीके से सुनना, एक एसेट है, ये एसेट है सर मेरे पास, इसकी कैरिंग अमाउंट है 60 रुपए, इसको मैं बेच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? बेच रहा हूँ। और एक मेरे पास एसेट 2 है, इसकी कैरिंग अमाउंट है 125 रुपए। 2 एसेट्स है मेरे पास, मैं मार्केट लेके गया, एक ही बंदे ने दोनों खरीद लिए। बंदे ने कहा इस एसेट के मैं पैसे लगा रहा हूं 80 रुपए, बेच दिया मैंने, कितने का गेन हुआ? 20 रुपए का गेन हुआ। गेन जब मैंने कमा लिया ना, 20 रुपए का गेन हो गया ना, तो मेरे पास आ गया टैक्स वाला एफबीआर। एफबीआर ने कहा गेन कमाया तुमने, शाबाश मेरा प्यारा बच्चा, 30% के हिसाब से 6 रुपए का टैक्स पे करे, ठीक है जी। मैंने कहा ऐसा करोगे क्या? उसने कहा गाने बनाएंगे कि कश्मीर से निकल जा, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है जी। मैंने कहा ये बहुत जरूरी काम है, ले लो ये 6 रुपए। अब बता सर मैंने ये 6 रुपए दे दिए क्योंकि गाने बनाना बहुत जरूरी थे, ठीक है जी। तो है नहीं नहीं कोई मसला नहीं, अब कितनी वीगो भेजेंगे, सब हंस भी तो रहे थे, मैं बोलूंगी तो गया। तो हमने सोचा कि जी ये 6 रुपए दे देते हैं, टैक्स कोई मसले वाली बात नहीं। अब सुनना तो दोस्तों, 6 रुपए का हमने टैक्स पे कर दिया। दूसरी जगह सर ये एसेट बेच रहे थे, तो जिस बंदे ने आके ये एसेट खरीदा उससे हमें पैसे दिए 100 रुपए, कितने? क्या हो गया? लॉस हो गया। अब हम एफबीआर को ढूंढ रहे हैं, आजा भाई। अब एफबीआर नहीं आ रहा, इस लॉस पे कोई टैक्स नहीं लगा। मुझे बताओ ये जो टैक्स लगा ये गेन पे लगा है या एसेट को डिस्पोज करने पे लगा है? ये टैक्स किसी एक्टिविटी पे लगा है या गेन पे लगा है? ये बेचने की एक्टिविटी पे तो नहीं लगा ना,
बेचने की एक्टिविटी पे लगता तो नीचे वाले पे भी लगता, नीचे भी एसेट हमने बेचा है, ऊपर भी बेचा है, बेचने पे टैक्स नहीं है। किस पे टैक्स है? गेन पे टैक्स है। तो मुझे बताओ, क्या एसेट को बेचने के लिए टैक्स देना जरूरी है? नहीं सर, ये तो बेचने के लिए थोड़ी जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? गेन कमाओगे तब देना टैक्स। तो अगर कॉस्ट टू सेल में कोई इनकम टैक्स नाम की चीज आ जाए तो आपने क्या करना है? उसको इग्नोर करना है। क्या करना है जनाब? तो एक और चीज हमारे पास आ गई जिसको हमने क्या करना है? इग्नोर करना है। ऐसा कौन सा टैक्स इग्नोर करना है? इनकम टैक्स इग्नोर करना है। कॉस्ट टू सेल लेते हुए यानी आप ये सोचोगे कि जी एक एसेट बेचूंगा तो टैक्स भी देना पड़ेगा, तो टैक्स एसेट बेचने पे नहीं लग रहा, किस पे लग रहा है? उस गेन पे लग रहा है जो आप एसेट बेचने की वजह से कमा रहे हो। कम पैसों में बेचोगे तो नहीं लगेगा टैक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इफ के कोई ऐसा टैक्स हो जो एसेट बेचने पे लग रहा हो कि जी जो भी एसेट बेचेगा 2% गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कराएगा। अब वो टैक्स आपने लेना है कॉस्ट टू सेल में। क्यों? क्योंकि हर सेल पे वो टैक्स लगेगा। ये इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है जी। सेल्स टैक्स नहीं कहते हैं, एक चीज होती है सीबीटी, कैपिटल वैल्यू टैक्स। ठीक है जी, कट नहीं है, ये सीबीटी है, कैपिटल वैल्यू टैक्स। लेकिन तुम लोग अभी बहुत छोटे बच्चे हो, बस याद रखो कि इनकम टैक्स वैल्यू न्यूज में नहीं, सॉरी इसके अंदर कॉस्ट टू सेल में नहीं। अच्छी बात है कि वैल्यू न्यूज में भी नहीं आता। बस इनकम टैक्स जहाँ आएगा हमने उसको पूरे इम्पेयरमेंट में साइड में। ठीक है जी सर। और एक टैक्स होता है कैपिटल वैल्यू टैक्स। अभी तुम लोग टैक्स में आगे भी इतने नहीं गए, मैं तुमसे भी क्या डिस्कस करूं। देखो, एक चीज होती है कैपिटल एसेट, उसकी डेफिनेशन दी हुई है लॉ में। ठीक है जी। वो कैपिटल एसेट जब भी आप खरीदते बेचते हो ना, आपको उसकी वैल्यू पे क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है बेचने में। हाँ ठीक है जी, वैल्यू पे टैक्स होता है। ठीक है जी। तो ये टैक्स अगर आपके पास सवाल में आ जाए कि एक प्लांट बेचने में हमें टैक्स देना पड़ रहा है और जितनी वैल्यू का हमने बेचा है उस पर टैक्स है, गेन पे टैक्स नहीं है, तो आपने उसको कॉस्ट टू सेल में डालना है। कॉस्ट टू सेल में क्या नहीं डालना? इनकम टैक्स नहीं डालना। पक्का? जो चीज इंक्लूड होंगी कॉस्ट टू सेल में वो याद रख लें, और जो चीज इग्नोर करनी है नहीं, मैं आपको बताता हूँ, दोनों आपको याद करनी है। अहमद अहमद अहमद, तो उसको अम्मा ने डांटा के पापा बोलते। ठीक है जी। एक दिन मैं ले गया उसको किसी दुकान पे, चीज दिलवा रहा हूँ, दुकान वाले ने कहा अहमद कैसे हो? उसको कहते हैं अहमद नहीं कहते, पापा कहते हैं। ठीक है ना? मैंने कहा ये बच्ची का क्लेम है, मेरा नहीं है। ठीक है, बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा जी, एक जमाने में हम एक चीज पढ़ते थे कि कॉस्ट टू सेल में इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। हम परेशान रहते थे यार, इंटरेस्ट कैसे आता है कॉस्ट टू सेल में? बेचते वक्त कौन सा इंटरेस्ट होता है? ठीक है जी। हमारा टीचर आगे रोज एक भाषण देगा, इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। हमने कहा ये कैसे पॉसिबल है भाई, 1 महीने का डिफरेंस है। नहीं, असल में मेरे दादा जो है ना, वो थोड़े, उनको थोड़ा सा ना समझ कम आता था। असल में उनके जितने भी ससुर थे ना, उन्होंने कहा था कि हमारी बेटी का पेट खाली नहीं रखना, वो खाने की बात कर रहे थे। ठीक है, हमारे दादा गलत ले गए। ठीक है ना? यहाँ देख लो, इधर देख लो मन। अच्छा चलो वापस आ जाओ, यहाँ देखिए, यहाँ देख लो। अब सर हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की। हाँ, और बस कर जाओ भाई, ये खानदान की पोल पट्टियां खुल रही है। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इफ के कॉस्ट टू सेल एसेट आप बेच रहे हो आज 1 जनवरी 2009 को, और कॉस्ट टू सेल आपने पे करना है एग्जैक्ट 1 साल के बाद, 31 दिसंबर 2009। होता ना बात औकात, आपने किसी बंदे को एसेट बेचा और ब्रोकर को आपने कहा पैसे साल बाद दूंगा। ब्रोकर ने कहा ठीक है 1 साल बाद दे देना, कोई टेंशन नहीं है। अब 1 साल बाद जो पैसे दिए जाएंगे ना, स्टैंडर्ड कहता है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। क्या करो? अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू निकालो। इसका मतलब है 100 रुपए की अमाउंट ब्रोकर ने कहा मैं आपसे 1 साल बाद ले लूंगा। एक एसेट में बिकवा रहा था, बेच दिया, ब्रोकर ने बेच दिया। ब्रोकर को मैंने कहा पैसे कब दूंगा? 1 साल के बाद दूंगा। जब 1 साल के बाद उसको 100 रुपए दोगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है सर? अज्यूम करें मैं 10% से डिस्काउंटिंग करता हूं, तो प्रेजेंट वैल्यू आती है 91। ऐसा? तो आज मैं कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट करूं तो 91 लूं या 100 लूं? 91 ले। ये आपने 9 रुपए जो हटाए ना,
स्टैंडर्ड कहता है ये सूद है। ब्रोकर के बनते थे 91, आपने जब उसको कहा कि मैं लेट पैसे दूंगा, तो वो लेट करने की वजह से उसने क्या किया, 9 रुपए बढ़ा दिए। ठीक है जी। अदरवाइज ब्रोकर को 91 रुपए आज पे करना ऐसे ही है जैसे 1 साल बाद उसको 100 रुपए पे करना है। तो आइंदा के बाद सर अगर कोई कॉस्ट टू सेल, कोई भी उसका कंपोनेंट 12 महीने से आगे जा रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। सर व्हाट इफ कि 8-10 महीने की बात होती तो स्टैंडर्ड कहता है फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालना आपके लिए ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। जरूरी कब है कि अगर कॉस्ट टू सेल में से कोई कंपोनेंट 12 महीने या उससे बियॉन्ड पे हो रहा होगा, हम हमेशा क्या निकालेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। सर अगर 8-10 महीने में पे हो रहा होता तो फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालना ऑप्शनल है, जरूरी। सर यहां हमारी लिस्ट हो गई कंप्लीट। अब अगर मैं आपसे मोटे मोटे चंद कंपोनेंट्स जानना चाहूं, पहली चीज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन सर बोर्ड पे देखिएगा, मैं यहां लिस्ट बनाता जाता हूं सर। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है जी, इंक्लूड करना है, नॉट टू बी इंक्लूडेड। क्या करना है जी, कॉस्ट टू सेल में इंक्लूड करना है। यस सर, कॉस्ट टू सेल में बिल्कुल इंक्लूड करना है। अब मैं लिखता जाता हूं सर। ट्रांसपोर्टेशन के बाद सर मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी इंक्लूड करना है। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज भी इंक्लूड करना है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। फिर लीगल चार्जेस, यस सर इंक्लूड होगा। रजिस्ट्रेशन चार्जेस सर, यस सर इंक्लूड होगा। फिर सर हमारे पास मार्केटिंग कॉस्ट सर इंक्लूड नहीं होगी ऐसा। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ऑन गेन ऑन डिस्पोजल इंक्लूड नहीं होगा। फिर सर रिडंडेंसी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी। फिर सर रीलोकेशन कॉस्ट या रीट्रेनिंग कॉस्ट पहले इंक्लूड नहीं होगी। फिर सर रीलोकेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी। रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी सर। फिर उसके बाद सर इंटरेस्ट कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी। इंटरेस्ट कॉस्ट का मतलब वी विल टेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ cost to sell if it is due in 12 months और, ठीक है जी, अगर 12 महीने या उससे ज्यादा में ड्यू हो रही है तो हम उसकी क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। 100 नहीं लेंगे बल्कि 91 लेंगे। ठीक है जी, ये करें कॉपी। और 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूं, एक पास पेपर का क्वेश्चन है, एक अपना बनाया हुआ सवाल है मेरा। ठीक है जी, कैपिटल वैल्यू टैक्स आप लोगे बिल्कुल। ठीक है जी मेरा बच्चा। सेकंड लास्ट रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट, यानी एक एसेट आपने निकाल के बाकी को रीअरेंज कर दिया। जी मेरा बच्चा, देखो अगर मार्केटिंग करना गुड्स के लिए लाजमी है, उसके बगैर नहीं बिकता किसी इलाके में, ऐसा 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 माना जाता है, तो फिर आप मार्केटिंग को भी कॉस्ट टू सेल में ले लें। ठीक है ना। देखो ये चीज याद रखना, स्टैंडर्ड ने नाम नहीं दिए कि ये लेना या नहीं लेना, स्टैंडर्ड ने क्राइटेरिया दिया। अब वो क्राइटेरिया जहां आपको जजमेंट लगती है कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना जरूरी है, तो आप उसको ले सकते हो। ठीक है जी, नहीं 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 नहीं, हमने देखो ये याद रखना है कि जब हम मशीन बेचने जाएंगे उसको उसी स्टेट में हमने रखना है। ठीक है, रिपेयर एक्सपेंस बेचने के लिए जरूरी नहीं है, मशीन को सही करने के लिए जरूरी है। हाँ ये हो सकता है कि वो आपसे कहेगा जी अगर मैं उसको खरीदूंगा स्टेट में कि पहले उसको तुम रीपैकेज करके दो, ये करके दो, वो करके दो, वो कंपलसरी खर्चा, तो फिर आपने उसको कॉस्ट टू सेल में लेना। लेकिन ये चीज याद रखना, जिस बंदे ने पर्चा बनाना है ना, उसका एक उसूल है, FAR 1 के लिए नहीं, FAR 2 के लिए भी नहीं, FFR के लिए भी नहीं, MSA 1 इवन फाइनल लेवल तक वो कोई चीज तुमसे ऐसी नहीं पूछेगा जो जिसमें आपने जजमेंट एक्सरसाइज करनी है। क्लियर कट, या तो यस होगा या नो होगा। ठीक है ना, नहीं वो आपको कभी भी बेटा देख लो जो भी। ठीक है, बढ़े आगे। लास्ट पॉइंट में 12 मंथ्स के बाद, 12 मंथ्स के बाद क्या लिखा है, और मोर। अल्लाह माफ करे यार, ये राइटिंग मरवाएगी।
ना ना, विद इन 12 मंथ तो फिर आपके पास ऑप्शनल है ना, ठीक है, विद इन 12 मंथ आपके पास ऑप्शन है। बहुत सारे लोग जो है ना 6 महीने से ऊपर की चीज को डिस्काउंट करते हैं, 12 महीने या उससे ऊपर हो तो फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालना लाजमी है, ठीक है। बड़े हम आगे, आओ जरा दोस्त एक सवाल सॉल्व करके दो, शाबाश। अब आप इस काबिल हो चुके हो कि किसी काबिल नहीं रहे। बेटा यहाँ मेरे मुंह पे बैठ के अगर तुम इतनी जोर से बातें करोगे ना, इस माइक में आवाज जाती है क्लास में। अभी मैं ऐसे ग्लास उठा के ऐसे करूँ विमेन है, यहाँ देख लो ना बाजी है, बोल रहा हूँ चुप हो जाओ, यहाँ असल में आवाज जाती है क्लास में है? क्या बोल रहे हो? इंटरेस्ट कॉस्ट वाली बात मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ हाँ, नहीं ना, 12 मंथ के अंदर है तो उसकी डिस्काउंटिंग नहीं करेंगे, पूरी अमाउंट ले लेंगे, ठीक है, फिर प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा चलो यहाँ देख लो दोस्त, इधर देख लो सर, ये क्वेश्चन वाली पीडीएफ ग्रुप में भेज दे यार आप लोग, एक मरतबा ग्रुप फाइनल हो जाए तो मैं अपनी पूरी किताब आपसे सॉफ्ट कॉपी में शेयर कर दूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सर ये कह रहे हैं जमाल एंड कमाल लिमिटेड इज टेस्टिंग अ प्लांट फॉर इम्पेयरमेंट ऑन 31 दिसंबर 2020, फॉलोइंग आर द डिटेल्स। प्लांट की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 190। फेयर वैल्यू कोटेड बाय ब्रोकर 160 मिलियन। ये बिड प्राइस है, ऑफर प्राइस है? बिड प्राइस है, क्योंकि ब्रोकर देने को तैयार है ना इतने पैसे, हम थोड़ी मांग रहे हैं। हम तो 180 मांग रहे होंगे, 190 मांग रहे होंगे, वो कितना देने को तैयार है, इसका मतलब है बिड प्राइस है, तो ये फेयर वैल्यू है। वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये ले लो वैल्यू न्यूज। क्या चीज मिसिंग है इधर? से कहते हैं फॉलोइंग कॉस्ट विल बी इनकर्ड ऑन एंड आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ एसेट, ठीक है जी। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है, लीगल चार्जेस है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, मार्केटिंग फॉर इमेज रिस्टोरेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, ब्रोकरेज एक्सपेंस के दो हिस्से, 2.1 मिलियन नाउ एंड 3.3 मिलियन इन 12 months टाइम। इनकम टैक्स ऑन गेन ऑन डिस्पोजल, रीट्रेनिंग कॉस्ट, रिडंडेंसी कॉस्ट, डिस्काउंट रेट 10% है। मुझे सर इस एसेट का इम्पेयरमेंट निकाल के दो कितने, 2.1 भी लेंगे और 3.3 की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। 2.1 तो अभी देना है ना हमने, अभी देना है। दो दो ब्रोकरेज हमने पे करनी, दो टुकड़ों में पे करनी, 2.1 अभी पे करनी है, ठीक है ना। वो पता ही नहीं चलता, फिर आप ये जो है वो ले लेनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आपको किसी ऐसे फर्जी सिनेरियो में वो नहीं डालता, ठीक है ना। सीधी सीधी चीजें होती हैं, वो ये जानना चाहता है कि आपको नॉर्मल चीजें आती है या नहीं आती। चले जी, मैं इसको करवा रहा हूँ। अच्छा यार डिस्कशन खत्म कर दिया करो जब हम कर रहे हो ना, ताकि मसला ना हो। बोर्ड में देखिएगा दोस्त, बेटा ये जो तुम कर रहे हो उसको डिस्कशन कहते हैं। सर मैं इसको करवा रहा हूँ, बोर्ड में देखिएगा। सर मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले मेरे पास कैरिंग अमाउंट है कितने की? 190 मिलियन की। सर मेरे पास फेयर वैल्यू है कोई 160 मिलियन, बट मुझे कॉस्ट टू सेल नहीं पता। हाँ वैल्यू न्यूज मुझे पता है कितने की है, 140 की। अब अगर मुझे कॉस्ट टू सेल पता चल जाए तो मैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाल के फिर मैं रिकवरेबल अमाउंट निकाल लूँ, लेकिन अभी नहीं है तो हम एक निकालने की कोशिश करते हैं इसको। कॉस्ट टू सेल में आएगा क्या क्या? कॉस्ट टू सेल में सबसे पहले जी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आएंगे। यस सर बिल्कुल आएंगे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, तो हम यहाँ ले लेते हैं जनाब, कितने हैं सर? 2.5 मिलियन। सारी फिगर्स मिलियंस में चल रही है तो हम इसको 2.5 रखेंगे। लीगल चार्जेस आएंगे 1.5, फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1.5, 1.25 है सॉरी,
फिर सर मार्केटिंग फॉर इमेज रिस्टोरेशन नहीं आएगा, रीऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा, ब्रोकरेज दोनों आएंगे, 2.1 भी आएगा सर और 3.3 की प्रेजेंट वैल्यू, ब्रोकरेज 2.1 भी आएगा नाउ इन 1 ईयर्स टाइम। अच्छा सर जो 3.3 है उसकी हम क्या निकाल लेंगे, 3.3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 1 कितना जी, ये निकाल लिया था सबने। आपने इसमें से इग्नोर क्या किया, 0.3 इग्नोर कर दिया, जो 0.3 था वो इग्नोर कर दिया, ठीक है जी। और इनकम टैक्स मल्टी पाओ, रीट्रेनिंग कॉस्ट पर हटाओ सर, और रिडंडेंसी कॉस्ट इसको भी दफा करो। अब क्या आ रहा है सर, ये 10.35, ये आगे मेरी कॉस्ट टू सेल। फिर कॉस्ट टू सेल अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो मेरे पास ये कितना आता है। अब इन दोनों में से हायर कौन सा है, ये मेरी सर रिकवरेबल अमाउंट हो गई, और अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो क्या आ रहा है, देखो जरा 40.35 मेरे पास इंपेयरमेंट लॉस है, ऐसा पक्का जी। जो कॉस्ट इग्नोर करनी है वो भी एग्जामिनर को बताना है, हाँ इग्नोर करके, ठीक है जी। अब किसी को इग्नोर करना तो बोलता थोड़ी उसको आपको मैं इग्नोर कर रहा हूं, नहीं, ऐसे एग्जाम में भी है। जो कॉस्ट आपने छोड़ दी इसका मतलब वो एग्जामिनर को पता है कि आपने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, खत्म। जी बेटा नहीं, उसकी वजह ये कि जो टैक्स लगा है ना ये गेन पे लगा है, क्या लिखा है, इनकम टैक्स ऑन गेन ऑन डिस्पोजल। गेन दिया हुआ नहीं है ना हमने टैक्स, अगर गेन दिया भी होता तब भी हम नहीं लेते। हाँ अगर यहाँ ये लिखा होता कि टैक्स लग रहा है एसेट की डिस्पोजल पे, जो एसेट की वैल्यू पे लग रहा है, तो फिर हम जरूर लेते, ठीक है ना, वो कैपिटल वैल्यू टैक्स होता, वो जरूर लेते, ठीक है। हाँ जी बढ़े हम आगे, चलो जी बढ़ जाएंगे, चलो 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 चलो। अच्छा देखो यार, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, एक छोटी सी मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबको छोटे छोटे स्कूल नहीं बनाने क्लास में, ठीक है। जो चीज है किससे पूछनी है, मैं पैसे मैंने लिए ना, ठीक है जी, नहीं लिए तो दे दो, ठीक है ना, तो आपस में डिस्कशन नहीं करनी है, ठीक है। हाँ जब मैं सवाल करने के लिए दूं फिर आपकी मर्जी, आप आपस में डिस्कस करते रहें, लेकिन मैं फिर भी आपको इनकरेज करूंगा कि खुद से सवाल सॉल्व करो, किसी की हेल्प नहीं लो, ठीक है। अच्छा बोर्ड में देखना दोस्त, एक छोटी सी चीज और आपसे, मुझे बताएं, आपको एग्जामिनर ने कहा कि जी एसेट का कैरिंग अमाउंट है 500 रुपए, एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 400 रुपए, ठीक है जी। और आपको दिया कि जी जो एसेट की लाइफ है ना वो है 4 साल, एसेट की लाइफ कितनी है 4 साल, कितने साल चलेगा जी, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल, ठीक है। जो कैश फ्लोज आपको मिलेंगे, जायज कैश फ्लोज जो वैल्यू न्यूज में आने चाहिए, वो पहले साल आपको मिलेंगे 150 रुपए के, कितने के, बस आगे के सालों का एग्जामिनर ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ पहले साल का कैश फ्लो बता दिया, कितना 150। फिर एग्जामिनर ने कहा जनाब जो कैश फ्लोज हैं वो 15% के हिसाब से रिड्यूस होते रहेंगे, ठीक है जी, रिडक्शन, ठीक है। हर साल इनमें रिडक्शन आएगी कितने की, 15%, कितने की रिडक्शन आएगी, बस पहले साल का कैश फ्लो बताएगा एग्जामिनर, बाकी के सालों के कैश फ्लो नहीं बताएगा, सिर्फ क्या लिख देगा। अब बताओ ये कैसे निकालूं 15% की रिडक्शन, सर आप इसका 85% ले लें, सर आपको किसने बताया 85%, तो भाई 100 में से अगर 15% रिड्यूस हो रहे तो उसका मतलब है अगली दफा कैश फ्लो 85% रह जाएगा। फिर एक चीज 100% है और अगली दफा 15% कम हो जाएगी तो इफेक्टिवली 85% रह जाएगी, तो 150 का 85% निकालो कितना होता है, और फिर इसका 85% 108.4 ऐसा, और फिर इसका 85% 1, ठीक है जी। अब ये हो गया सर मेरे कैश फ्लोज, किससे आ रहे हैं या यूज से आ रहे हैं,
फिर एग्जामिनर कहेगा जी एंड पे इसको बेच के 100 रुपए मजीद मिलेंगे। ये कौन सा जी अमाउंट, ये किसका अमाउंट है, एसेट को डिस्पोज करने का। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप वैल्यू इन यूज निकाल लेंगे, ऐसा ही होगा ना। अब देखो सुनो, एग्जाम के बहुत सारे सवाल में सिर्फ पहले साल का कैश फ्लो दिया होता है, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में दिया उसने, पहले और दूसरे साल का कैश फ्लो दिया, तीसरे और चौथे साल का कैश फ्लो नहीं दिया, और कहा कि जिस पेज से पहले और दूसरे साल के बीच में फर्क आ रहा है, तो पहले साल की सेल 100 थी तो दूसरे की 80 हो गई थी, 80% रह गया कैश फ्लो। उसने कहा जी आगे भी यही ट्रेंड चलता रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पहले साल के कैश फ्लो मिल जाए और एग्जामिनर आपको ये कहे कि जी अगले साल इतने % से कम होता रहेगा, तो कैश फ्लो निकाल लोगे पक्का? अच्छा, अब मैं आपको दे रहा हूँ एक 7 नंबर का पेपर्स का क्वेश्चन, ठीक है, जो शायद इम्पेयरमेंट पे अब तक सबसे मुश्किल सवाल आया, मैं वो आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आपका टारगेट ये है कि इसमें 2-3 गलतियां कर भी दो, लेकिन एक रीजनेबल हद तक उसको सही कर देना। क्या मैंने आज आपको कॉस्ट टू सेल डिटेल में पढ़ा दी, क्या चीज लेनी है क्या नहीं लेनी? क्या आपको ये बात पता है कि वैल्यू न्यूज में क्या क्या कैश फ्लोज आते हैं, क्या क्या नहीं आते? क्या आपको ये भी पता है कि जब एसेट एंड में बिकता है तो उसका भी कैश फ्लो हम वैल्यू न्यूज में डालते हैं, ऐसा? और मैंने आपको ये भी बता दी कि अगर एग्जामिनर पहले साल का कैश फ्लो दे दे तो आखिरी साल की वैल्यू कैसे आई? इसका 85%। सर ये 100 कैसे आई? ये मैंने आपको बताया कि एसेट बिकेगा तो 100 में, 100 रुपए में बिकेगा, ये मैंने आपको, हाँ, चूंकि अब एंड के कैश फ्लो में डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली फिर प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है, क्योंकि आखिरी साल के कैश फ्लो में जब ऐड होगा तो ये 192.1 हो जाएगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट वैल्यू आ ही जाएगी इसकी। ऐसा, 2 सवाल तैयार हो? सवाल मैं आपके साथ रीड करूंगा पहले, फिर मैं आपको जवाब करने के लिए दूंगा, ठीक है। ये कॉपी करने की जरूरत तो नहीं है ना, इसे मैं समझा दिया ताकि, जी मेरा बच्चा, ये एग्जाम में दिया हुआ होगा, डिस्पोजल पे 100 रुपए आपको मिलेंगे एसेट रेजिडुअल वैल्यू वाली, रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है जी। एंड डिस्काउंट रेट भी गिवन होगा, ऑब्वियस सी बात है। 2 सवाल, आओ जी। मैं इसको रीड कर रहा हूँ, करूँ मैं इसको रीड? ये कह रहे जी, फॉलोइंग आर दी पर्टिकुलर्स ऑफ अ प्लांट ओन्ड बाय दुरैद लिमिटेड। सर इसकी कैरिंग अमाउंट दी हुई है, ठीक है जी, बड़ा जबरदस्त अंग्रेजी लिखी, कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट, ठीक है जी। फेयर वैल्यू आ रही है सर, लेस कॉस्ट टू सेल 140 मिलियन, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है जी। फिर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आ रही है कितने की, लेकिन नीचे कैश फ्लो दिए हुए कितने, 1 ही साल के, ठीक है जी। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फॉर ओनली नेक्स्ट ईयर, ठीक है जी। क्या क्या दिया हुआ है, इनफ्लो फ्रॉम सेल, क्या मतलब जो गुड्स बिकेंगी प्लांट से, जो बिकेंगी वो उसकी सेल, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, पास्ट एक्सपेंसेस टू पेड नेक्स्ट ईयर, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी, सो उर्दू जुबान में क्या कहते हैं, ओवरहॉलिंग, एडिशनल इनफ्लोज ड्यू टू ओवरहॉलिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, मेंटेनेंस कॉस्ट, टैक्स ऑन प्रॉफिट्स। इससे आपने क्या निकालना है, वैल्यू इन यूज। फिर वो कह रहे हैं जनाब कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15% ईच ईयर, ठीक है जी, फ्रॉम 2020 एंड ऑनवर्ड्स। कितने साल का टोटल लाइफ है इसकी? तो सर आपने पहले साल के तो कैश फ्लो लिख देने, फिर जो टोटल आएगा उसी को आपने क्या करना है, हर एक कैश फ्लो को नहीं 80-85% करते फिरना, जो नेट आ जाए उसको क्या करना है, 85% डन। फिर वो कह रहे हैं जनाब द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट आफ्टर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years इज 100 मिलियन। अब सर डिस्काउंट रेट इसके अंदर है 9%। आप मुझे काम करें, चेक करके बताएं ये एसेट इम्पेयर्ड है या नहीं है। शाबाश, ये तुम्हारे पेपर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जरा टाइप सही तरीके से नहीं किया गया, लेकिन है ये पेपर्स का। मेंटेनेंस आएगा, आएगा ना, मैंने आपको कहा सारे कैश फ्लो जाएंगे सिवाय उनके जिनको हमने नहीं लेना, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आएगी बिल्कुल। अच्छा चल, होगा फिर नो इम्पेयरमेंट सानू की।
अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताएं, मैं वैल्यू न्यूज निकाल लेता हूं ना। तीन साल में पहले साल के कैश फ्लोज पहले निकाल लो। सर हम मशीन से जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना उसको बेचेंगे हम 105 रुपए, 105 मिलियन में। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिर सारी की सारी कॉस्ट जो है ना वो दायरा इंसानियत से खारिज है। पास्ट एक्सपेंसेस नहीं सर, पास्ट पेबल्स हमने लिखा था, नहीं करना हमने। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन कैपेसिटी, ओ भाई ये किसी भी नाम से का है, ओवरऑलिंग का है, इंक्रीजिंग इन कैपेसिटी का है, लाइफ बढ़ाने को का है। आपने कोई ऐसा खर्चा नहीं लेना जिससे एसेट की लाइफ बढ़ जाए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ जाए, नहीं लेने हम। फिर एडिशनल इनफ्लोज फ्रॉम ओवरहॉलिंग नहीं, सूद की लानत नहीं, टैक्स नहीं, मेंटेनेंस 15 रुपए का। कितना जी? 70। अब हर साल इसको नहीं सर, आखिरी साल में हमारे पास एक और भी अमाउंट है, चलो खैर अगले अगले अगला कैश फ्लो कितना होगा निकालो जरा। 85%, 89, 59.5। अगला 50 पॉइंट। अच्छा ये हो गया हमारे एसेट के यूज से कैश फ्लोज। फिर डिस्पोजल का पैसा 100 रुपए, तो 70 इधर आएगा, 59.5 इधर और 150.5 इधर। डन। अब इन सब की हमने क्या निकालनी है, किस रेट से? 9% से। 70 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आएगी 1.09 रेज द पावर 1, 1.09 रेज द पावर 2 एंड 1.09 3। कितना? 54। फिर इसके बाद 50 मल्टी पाओ 07 को यार, ये 116। सब कुछ मिला जुला और हिला के कितना आ रहा है सर? 200, 230। ठीक है जी। अब यहां देख लो, अब बता सर मेरे पास एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना था जी? 165। सर मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 140, लेकिन वैल्यू इन यूज ने तो सारा गेम ही खराब कर दिया। सर मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट हायर इन दोनों में से, तो मेरा कंक्लूजन क्या है कि नील इम्पेयरमेंट। अच्छा कोई पीस ऐसा तो नहीं है क्लास में जो सोच रहा है कि ये तो कोई 45 और 30 75 रुपए का गेन हो गया? ऐसा कोई नमूना तो नहीं है ना जो सोच रहा है कि 165 का एसेट 230 की वैल्यू देगा तो उसको बढ़ा देते हैं? नहीं। चले जी मेरे प्यारे बच्चों, सुनिएगा दोस्त, अब एक सवाल आपको दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है और सवाल रीड अभी हम करेंगे लेकिन सॉल्व इसको घर से करेंगे। सर जब घर से ही करना है तो घर से ही रीड करेंगे। नहीं सुनो दोस्त, डिस्पोजल ऐड नहीं किया था, हाँ चलो इसके एक आध नंबर कट जाएगा। यहां देख लो दोस्त, ये कह रहे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज डिस्क्लोज्ड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एप्रिकॉट पाकिस्तान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2018 इंक्लूड अ प्लांट विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 610। अब देखो ये एक साइकोलॉजिकल जो है वो हिट होता है, एग्जामिनर खामखा अपने एक सेंटेंस में बिला वजह के अल्फाज डालता है ताकि सवाल की लेंथ बड़ी हो जाए और लोगों को थोड़ा सा मुश्किल फेस हो। ठीक है जी, और ये मैं आपको बताऊं ये पूरी दुनिया में जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं ये उनका तरीकाकार होता है। एसीसीए का एक पेपर 22 पेज का होता है, 22 पेजेस का जो फाइनल का पेपर होता है 22 पेज का होता है। ठीक है जी, उसके अंदर हाँ एसीसीए में उससे सवाल डाटा बहुत ज्यादा दिया होता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि कंफ्यूजन क्रिएट हो, जो चीज हो बिल्कुल क्लियरली लिखी हो। आई कैप ने अभी अडॉप्ट किया, अदरवाइज आई कैप के पुराने सवाल आपको मैंने पास पेपर का एक सवाल कराया था ना, छोटा सा सवाल बस, ये 8 नंबर का सवाल, इसमें काफी डिटेल दी हुई है। ठीक है जी, अभी जो रिसेंट सवाल आते हैं वो काफी बड़े सवाल होते हैं, जान नहीं होती उनमें, अंग्रेजी बहुत होती है। ऊपर की पहली 2 लाइनों में सिर्फ एक ही बात लिखी है, एसेट का कैरिंग अमाउंट 610 रुपए,
वो कह रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल है, उसमें एक प्लांट ऐसा है जिसकी वैल्यू 610 है, सीधा भी कह सकता था। ठीक है जी। फिर द परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट हैज बीन डिटेरियोरेटिंग सिंस लास्ट ईयर विच इज अफेक्टिंग द कंपनी सेल्स। सर इस एसेट की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है पिछले सालों में, पिछले साल से, और कंपनी की सेल्स गिर रही है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एस्टिमेट्स, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और एस्टिमेट्स रिलेट टू द प्लांट फॉर द ईयर एंडिंग। एंडिंग का मतलब अगले साल की बात कर रहा है। ईयर एंडेड का क्या मतलब होता है? जो साल खत्म हो गया। अगर किसी जगह लिखा हो ईयर एंडिंग, इसका मतलब बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की हो रही है। तो अगले साल के कैश फ्लो, सर अगले साल के कैश फ्लोज ऐसे हैं, कोई इनफ्लोज फ्रॉम द सेल अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन। क्या मतलब? जैसे प्लांट चल रहा है इसको वैसे ही चलाएं तो इतनी सेल्स आएगी। ऑपरेशनल कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन नहीं लेते हैं। एक्सपेक्टेड सॉरी एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट ईयर, नहीं सर। फिर कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी, नहीं सर। एडिशनल इनफ्लोज ड्यू टू इंक्रीज कैपेसिटी, नहीं सर। सूद, मेंटेनेंस, यस सर। फिर टैक्स पेमेंट, नहीं सर। फिर वो कह रहे जी कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15% पर एनम, ठीक है जी, ईच ईयर। एंड फिर वो रेजल्ट वैल्यू कह रहे हैं 100 रुपए मिलेगी। सर ये तो पिछले जैसा ही है। फिर एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड टू बाय द प्लांट इमीडिएटली फॉर 570, ठीक है जी। एक बंदे ने हमें ऑफर किया है, देखो कितना 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 एग्जामिनर तेज है, उसको पता है लोग रट्टा मार के आएंगे, ऑफर प्राइस रेलेवेंट नहीं है। उसने देखो कहानी कैसे घूमी, उसने कहा ऑफर सामने वाले ने की है, ये एसेट खरीदना चाह रहा है। कितने में खरीदना चाह रही है एसेट? 570 रुपए में, ठीक है जी। तो ये क्या फेयर वैल्यू है या नहीं है? हाँ सर, बिड प्राइस है टेक्निकली। क्लास में थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, क्लास में बोलो। कहाँ पर? आज नहीं, कल। कल चलो मैं देखता हूँ, बता दूंगा। अच्छा जी। फिर ये कह रहे जी बट द कंपनी हैज टू इनकर द फॉलोइंग कॉस्ट। अब ये आपसे जानना चाह रहे हैं कॉस्ट टू सेल है या नहीं है जी। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू द कस्टमर, ट्रांसपोर्टेशन है, यस सर। फिर लीगल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन नहीं है सर। 9% डिस्काउंट रेट है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, वैल्यू न्यूज के लिए। ये 8 नंबर का पास पेपर्स का क्वेश्चन है, 2 अटेम्प्ट्स पहले का। कर लोगे?